अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह है। आई होप कि मैंने आज नाम ठीक लिया होगा सर आपका। और पहली थैंक बार यू। किसी पाकिस्तानी ने नाम सही लिया है, नहीं तो वो तनवीर बुलाते हैं। बिल्कुल, वो असल में स्पेल वैसे किया जाता है शायद, या किस वजह से। एनीवे, थैंक यू सो मच सर कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। और हम आजकल कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हों या इंडियन, जिनसे भी हमारी हिस्ट्री पे बात हो सके तो हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा अपनी करेक्शन करना चाहेंगे कि इसी सिलसिले का आज जो शो है वो हम आपसे बात करेंगे 26/11 की। एक बार बार आपको मालूम है इंडियन डिबेट्स में इसके ऊपर बात होती रहती है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा सर बता सकें कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और आपकी साइड से जो है वो क्या फेलियर था, सिक्योरिटी फेलियर था, क्या था जिसकी वजह से वो लोग उधर दाखिल हो पाए, अंदर तक पहुंच गए। और दूसरा ये कि उसके बाद पब्लिक रिएक्शन क्या आया, उसके बाद किस तरह से लोग ज्यादा मतलब एक तरह से नाराज हो गए पाकिस्तान से। और जो कुछ भी हुआ मैं थोड़ा सा उसको समझना चाहूंगी। अ, चलिए आखिरी सवाल से पहले शुरू करते हैं। आपका सवाल तो बहुत लंबा है और उसका जवाब भी बहुत लंबा होगा। और बीच बीच में आप जरूर टोकिएगा जिससे कि डायरेक्शन खराब ना हो जाए, क्योंकि लंबी स्टोरी होगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट में रखने की, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। तो द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन फर्स्ट, कि पब्लिक रिएक्शन हुआ उसके बाद में और लोग एंटी हो गए, बिल्कुल एंटी हो गए। 100 176 लोग मारे गए थे, 300 लोग जख्मी हुए थे। ये 4 दिन खूनी खेल चला था और इसके अंदर एक पाकिस्तानी पकड़ा गया था और बाकी सब पाकिस्तानी लिंक्स जो है एस्टैब्लिश हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गुस्सा होना लाजमी था। और जो गुस्सा है वो आज भी है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर आप टेररिज्म के वाकयात देखें तो इतने सारे हुए हैं और सबके जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। वो बात और है कि जब से मोदी साहब आए तब से टचवुड कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में, मेनलैंड इंडिया में नहीं हुई है। जम्मू एंड कश्मीर और नेबरिंग एरियाज ऑफ पंजाब, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं। कठुआ हुआ है और आपका पठानकोट हुआ है, और इस प्रकार से कश्मीर में भी हुआ है। लेकिन मेनलैंड इंडिया के अंदर जो जिस तरीके से पहले हुआ करता था वो नहीं हुआ है जब से मोदी साहब सरकार में आए। उसके क्या कारण है, ये तो कभी एक अलग सेपरेट टॉपिक होगा इसको डिस्कस करने का। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे गफूर साहब थे। और गफूर साहब नवाब हैदराबाद के लड़के हैं और उस समय उनकी उम्र 58 ईयर्स थी और वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। एंड मुंबई की सिटी जो है वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सिटी है। इट इज़ नॉट अ मिलिटराइज सिटी। और इंडिया के अंदर जो पुलिस है, एक्सेप्ट फॉर आपको पंजाब या JNK या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कुछ पुलिस है जो आपको मिलिटराइज्ड फॉर्म में मिलेंगी। अदरवाइज जो पुलिस है वो पुलिस की तरह है। दे आर जनरली आर्म्ड विद डंडास एंड बहुत ज्यादा हो गया तो कोई एक आधा पिस्टल पुस्टल लेके खड़ा हो जाएगा। बहुत ही रेयर केस में किसी के पास राइफल होगी। और मुंबई एक फास्ट मूविंग डे नाइट एक्टिव सिटी है, इकोनॉमिक हब है, फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे, और एक बहुत ही अलग टाइप का एनवायरनमेंट है। इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, वेरी सेफ इन्वायरमेंट। मुंबई के अंदर कोई भी लड़की जो है वो कभी भी रात में किसी वक्त अकेले भी चली जाए तो कोई छेड़खानी नहीं करता। इट इज सच अ सेफ सिटी, इट इज एक्सट्रीमली सेफ सिटी। वो बात और है कि मूवीज काफी बनी है अंडरवर्ल्ड की जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज दिखाई जाती है, बट अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज के अंदर भी इट इज बिटवीन द अंडरवर्ल्ड। कॉमन मैन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कभी हार्म नहीं करते। सो मुंबई हैज गॉट अ डिफरेंट डायनेमिक्स बाय इटसेल्फ। तो दे वर नेवर एक्सपेक्टिंग, मुंबई में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि इतने हेविली आर्म्ड टेररिस्ट आ जाएंगे जो कि आउटगन कर लेंगे, आउट स्ट्रेंथ कर देंगे पुलिस को बिकॉज ऑफ द फायर पावर। और ऐसा ही हुआ। 10 टेररिस्ट के करीब आए थे
मुंबई, ये कराची के पास से उन्होंने जो है अपनी डिंगीज बोलते हैं उनको, इन्फ्लेटेबल बोट्स के जरिए आए थे। और उन्होंने 26 तारीख को 8 बजे के आसपास उन्होंने कोस्ट लाइन को हिट किया था। और कोस्ट लाइन को हिट करने के बाद में फिर उन्होंने 12 जगह पर वारदात की थी, जिसके अंदर 8 जगह प्रॉपर गन फाइट और बाकी 4 जगह अलग अलग ब्लास्ट हुए थे, तो इससे 12 जगह हुई थी। एंड एज आई मेंशन 176 पीपल वर किल्ड and 300 people were injured, and it lasted for 4 days, so it was a big mayhem, and that is how it happened. लेकिन सर आपके यहाँ से फेलियर था ना कि वो अंदर तक पहुंच गया, आपकी सिक्योरिटी फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था, ये चीज तो आप को माननी पड़ेगी कि ये सब कुछ कैसे होने दिया गया, कैसे कोई ना कोई अंदर से इन्वॉल्व होगा। देखिए, अंदर से कोई इन्वॉल्व तो नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर जरूर था। अंदर से इन्वॉल्व कोई, अगर आप हिंट कर रही हैं कि कोई सरकारी मुलाजिम अंदर से इन्वॉल्व था, तो ऐसा नहीं था। ऐसी कोई चीज निकल के भी नहीं आई। और ऐसे मिशंस जो होते हैं वो दुश्मन भी बहुत ही सीक्रेट रखता है, और वो कभी भी नहीं इतने बड़े मिशन को कॉम्प्रोमाइज करेगा किसी सोर्स को ये चीज बताकर या किसी को ये चीज उजागर करके। तो वो बिल्कुल सीक्रेसी से ये कार्रवाई करी जाएगी। और जैसा कि आपने शायद पढ़ा भी होगा, एक डेविड हेडली थे जिसने काफी रिकॉनेसेंस किया मुंबई का, और इस पूरे अटैक को अंजाम देने के लिए डेविड हेडली ने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया। मुंबई के अंदर उसने अलग अलग टारगेट्स पर जाकर किस तरीके की एक्टिविटी होती है, क्या लोगों का बिहेवियर रहता है, कितने अलर्ट हैं, कितने क्या, मतलब उन्होंने पूरी उसकी प्रोफाइलिंग करी और लश्कर तौयबा को वो प्रोफाइलिंग सौंपी। और उसके बाद ये जो आतंकवादी आए थे ये भी इसी तरीके से आए थे कि इनकी शक्ल सूरत जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती हो। यहाँ तक कि उन्होंने कलावा भी लगाया था। कलावा इज अ हिंदू थ्रेड विच इज वॉर्न ऑन द राइट हैंड, वो भी लगाया हुआ था, ऐसा सुनने में आता है। तो इस तरीके से वो प्लानिंग करके आए थे। एंड इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल था, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिया से किसी ने हेल्प करी नहीं करी, करी है तो बहुत ही बड़ा सीरियस इंटेलिजेंस फेलियर है। अदरवाइज ऑल्सो ये एक बहुत ही सीरियस इंटेलिजेंस फेलियर था कि आपके मुल्क के जो फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर 176 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उनको काबू करने के लिए आपको 4 दिन लगे। सो इट वाज अ वेरी बिग फेलियर, आई कंसीड दैट। सर शक्लें तो एक जैसी ही हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, आप शक्लों से तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि इंडियन है या पाकिस्तानी है। बट स्टिल जो कुछ भी हुआ उसमें अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट्स ने ये, जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स या कोई और लोग ऐसे जो के टेररिस्ट होते हैं, वो अगर जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इमरान खान साहब ने कहा भी कि हम परमिशन नहीं देंगे ये वो, तो आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कहाँ से किसी को, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा अगर पाकिस्तान ऐसा करवाता है? चलिए, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका ध्यान मैं लेके जाता हूं नवाज शरीफ के स्टेटमेंट पे जो वेरी रिसेंटली उन्होंने दिया, और उन्होंने हिंट किया उसके अंदर कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व्ड इन मुंबई टेररिस्ट अटैक। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होना, जिसके अंदर ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में और मंगला डैम के अंदर और उसके बाद में मनशेरा में हुई हो, एंड फाइनली नेविगेशन, समुद्र के अंदर नेविगेशन और जो बेसिक सीमैनशिप थी उसकी ट्रेनिंग कराची के पास हुई हो, तो उसमें अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट का इदारा कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। इट इज़ अ लाफेबल पॉइंट। एंड उसके ऊपर इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, CIA की रिपोर्ट है, इंडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, सब्सिक्वेंटली डेविड हेडली के बयान हैं, अजमाल कसाब जो फरीदकोट गांव का, पंजाब के आपके फरीदकोट गांव का जो आतंकवादी था, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि वो कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके से ISI ने उसको कांटेक्ट किया, किस तरीके से उसके
जो पेरेंट्स थे कितनी गुर्बत में रह रहे थे और उनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने एक लड़का जो है जिहाद को दे दिया, और जिससे कि वो बाकी जो घर का परिवार है उसको पाल सकें, और वो जिहाद को लड़का उन्होंने दे दिया। और फिर उसने पूरा डिटेल में बताया कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हुई, कैसे 26 लड़के इनिशियली ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे, और फिर वो छटते छटते आखिर में वो 10 ही बचे, और 10 जब वो बचे हार्डकोर उन जो लड़के थे, उनको फिर किस तरीके से एट ईच स्टेज उनका साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से अजमल कसाब ने उसकी डिटेलिंग दी है। उसमें ये बताया है कि कैसे अलग अलग मूवीज दिखाया जाया करती थी कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे जुर्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और जब वो चीजें बताई तो एक गांव का लड़के को नहीं पता कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है या चेचनिया में हो रहा है या इराक में हो रहा है या कहाँ हो रहा है। लेकिन उन बच्चों को जिनको कुछ नहीं मालूम, जो मदरसों में पढ़े हैं, जो गुर्बत की हालत में जिंदा थे, रह रहे थे, उन लड़कों को इस तरीके की चीजें बताना। और मौलवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मुस्लिम सोसाइटी में, वो मुझसे ज्यादा आप जानती हैं कि मौलवी जब कोई चीज कहता है तो इस टाइप के गलेबल जो लोग हैं वो कितना उसको सीरियसली समझते हैं, उसको एक तरीके से पैगंबर की आवाज समझते हैं। और जब वो आवाज ये कहती है कि उठो और जिहाद करो और मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है और तुम्ही ने इनको निजात दिलानी है, तो एक जज्बा आ जाता है मुसलमान लड़कों में और वो जिहाद की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। दिस इज व्हाट अजमल कसाब हैज टोल्ड। एंड डेविड हेडली के भी जो इंटरोगेशंस और जो रिपोर्ट्स हैं अमेरिकन ने जो शाया की हैं, वो भी यही पूरी चीज को कोरैबोरेट करता है कि किस तरीके से हुआ। तो इट इज अ वेरी ओपन फैक्ट, इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट। एंड इसके अंदर आईएसआई का कितना मेजर रोल है, इनफैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें एक मेजर साहब भी एक आईएसआई के इन्वॉल्व है जो कि कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे जब ये अटैक चल रहे थे, और उसके इंटरसेप्ट भी रिकॉर्डेड है। ऑल दीज प्रूफ्स आर देयर, इररिस्पेक्टिव प्रूफ्स हो ना हो, आप लोगों को तो खैर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को कन्विंस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दस्तावेज हैं, और दुनिया भी कन्विंस्ड है। दैट इज व्हाई पीपल आर आफ्टर पाकिस्तान, और इसीलिए पाकिस्तान एफएटीएफ लिस्ट में है। और लखवी जो पहले गिरफ्तार हुआ था, जो जेल के अंदर जो फादर भी बना, उसको मजबूरन पाकिस्तान को दोबारा से जेल में भेजना पड़ा। मेरे ख्याल से शायद जनवरी में भेजा है उसको, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। तो ऐसा हुआ है। सो वर्ल्ड नोज, वी नो, एंड इन हार्ट ऑफ हार्ट यू आल्सो नो। सर, पाकिस्तान ने कैसा रिएक्ट किया इसके बाद जैसा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ने क्या रिएक्ट किया? आपने वहां बात की होगी तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स इंडिया ने कहा होगा, तो क्या रिएक्शन आया, क्या रिप्लाई किया लोगों ने? देखिए, पाकिस्तान ने इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया और दुख प्रकट किया कि लोग मारे गए हैं, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिनाई किया इनिशियली कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लड़के हमारे नहीं हैं। और लेटर ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज की तस्दीक करी कि हाँ, ये जो लड़के थे ये पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी टेररिस्ट तंजीम एलईटी का इसमें रोल था, और इस तरीके से एक कार्रवाई हुई है। बाकी लोकल पॉलिटिक्स में, इंडिया में लोकल पॉलिटिक्स खूब चली है। इसमें लेफ्ट पार्टीज और लेफ्ट लीनिंग पार्टीज लाइक कांग्रेस, उन्होंने यहाँ तक इल्जाम लगाया कि आरएसएस ने खुद ही करवा दिया। तो ऐसी चीजें हैं जिनको कोई मानने को तैयार ही नहीं है, मान ही नहीं सकता है। लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज डर्टी, पॉलिटिक्स इज टू कंफ्यूज people and not to strengthen their opinion. So that is what good old politicians like दिग्विजय सिंह और बाकी लोगों ने ये किया इंडिया के अंदर। और लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे चीजें खुलती गई, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से कार्रवाई हुई। सर बिल्कुल, अजमल कसाब पाकिस्तानी था, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आपने खुद भी अभी कहा कि कहा जा रहा था कि इंडिया के अंदर से ही कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने करवाया है। उसमें एक चीज़ और, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एक चीज़ और मैंने उस वक्त देखी थी कि मुझे ठीक से नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर थे
जो बहुत शुरू में ही जिनको गोली लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी, मुझे नाम उनका भूल गया, ये भी कहा जा रहा था कि वो, जी हेमंत करकरे। जी जी, बिल्कुल। तो कहा जा रहा था कि उनको अंदर की खबर थी, वो सच जानते थे कि ये किसने किया, इसलिए उनको मार दिया गया। अगेन आई विल से कि मुझे नहीं पता ये चीज कहाँ तक ठीक है या नहीं है, लेकिन ये भी एक बात फैली थी कि अंदर से खुद ही करवाया गया। इसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे? मेरे को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है एक्चुअल में क्या हुआ था। और जैसा मैंने बोला कि अगर पॉलिटिशियन कोई बातचीत बोलता है तो उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगर ये कहते हैं कि हेमंत करकरे को सब पहले से मालूम था, तो ये बड़े दुख की बात है कि हेमंत करकरे को ये पहले से मालूम था। हेमंत करकरे जब कामा हॉस्पिटल के अंदर जब हमला करने के लिए, या ये कसाब और इस्माइल खान जब सीएसटी से भागे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में उन्होंने 58 लोगों को मारा और उसके बाद में गोलियां चलाते हुए वो स्टेशन के बाहर भागे और पेडिस्ट्रियंस को भी मारा। उसके बाद में जब वो कामा हॉस्पिटल की तरफ की लाइन में गए, तो उधर ये हेमंत करकरे भी इनका पीछा कर रहे थे और वहां पे एक एम्बुश किया इन्होंने। हेमंत करकरे को उस समय तक ये मालूम नहीं था कि कितने हेविली आर्म ये आतंकवादी हैं। और जब वो वहां पहुंचे तो उनको एम्बुश करके उनको मार दिया गया। वहां पे गन फाइट हुई और बहुत सारे लोगों ने देखा ये कोई ऐसा नहीं कि उनको मार दिया गया। और उसको मारने के बाद में उनकी पुलिस वालों की गाड़ी इन्होंने हथिया ली और फिर आगे जाके थोड़ा सा अबेंडन करी और एक सिविल गाड़ी को इन्होंने कब्जा किया। और ये कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आगे पुलिस का नाका लगा हुआ था, वहां पर ये जाके फंस गए। वहां पर एनकाउंटर हुआ और उसके अंदर इस्माइल खान मारा गया और अजमल कसाब जो है उसके साथ में एक पुलिसकर्मी जो है गुत्थम गुत्था हुआ, इसका हथियार हटाने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई हुई इनमें, जिसके अंदर वो पुलिसकर्मी मारा गया, लेकिन अजमल कसाब जो है वो पकड़ा गया। तो ये चीजें जो हैं ये सबको देखी हुई चीजें हैं। उसमें से जो बचे उस हमले के अंदर, जो एक उसका नाम मैं भूल रहा हूँ उस सिपाही का जो शदीद जख्मी हुआ था, तो बहुत सारे लोग हैं और भी लोग थे जो चश्मदीद गवाह थे। तो कोई ऐसे वो नहीं है कि कोई हवा में स्टोरी हो गई, लेकिन इट मेक्स गुड पॉलिटिक्स जब आप ये बोलते हैं कि हेमंत करकरे को ये सब मालूम था। सो इट मेक्स गुड पॉलिटिक्स, क्योंकि आम लोग जो है वो किताबें नहीं पढ़ते। और मैं जो आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ ये मनगढ़ंत नहीं सुना रहा हूँ, ये एक बड़ी फेमस बुक है। अगर इस पर ग्लेयर ना आ रही हो, उम्मीद करूंगा कि आप भी देखें। जी पता नहीं पाकिस्तान में ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो आप इसको जरूर पढ़ें। और जरूर ये जी। इंडियन और आरएसएस वाले ने नहीं लिखी है, ये एड्रायन लेवी और केथी स्कॉट क्लार्क की ये किताब है, द सीज, द अटैक ऑन द ताज। इसको आप जरूर पढ़िए और इससे बड़ी क्लैरिटी होगी। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी किताबें हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव और स्टेट की जो पॉलिसी है उसके जब खिलाफ जाती हैं तो वो किताबें बैन हो जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो अवाम है, स्पेशली जो इंटेलेक्ट पीपल, दे डू नॉट नो कि क्या है। और वो वही जानते हैं जो उनको चूरन खिलाया जाता है, तो उसको उसी चूरन के जायके के साथ वो अपनी चीज को समझते हैं और पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे तो बहुत मुझे अफ़सोस है, उस वक़्त भी बहुत अफ़सोस हुआ था जब ये सब कुछ मैंने देखा था टीवी के ऊपर, और आज आपसे सुन के भी बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत अफ़सोस भी हो रहा है। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इंडियन पब्लिक है, जो लोग हैं इंडियन सिटीज़न्स, क्या रिएक्शन था उनका? और फिर अब इतने टाइम के बाद आप क्या समझते हैं कि वो ज़ख्म भर गए हैं या अभी भी वैसे ही हैं? देखिए, जहां तक इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, बहुत सारे जख्म हैं। और ये जख्म सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आवाज़ नहीं आ रही।
हाँ सॉरी, अभी आ रही है आवाज? जी जी, अभी आ रही है आवाज। हाँ, तो आई स्टार्ट ऑफ देयर फ्रॉम देयर ओनली बैच। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत ही डीप रूटेड एक दुश्मनी है, और ये दुश्मनी हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं, ये और उससे पहले जाती है। जैसा कि आप जानती हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर मुस्लिम रूल तकरीबन 800 साल का रहा है, और 800 साल में हजारों हजारों लाखों लाखों हिंदुओं को मारा गया है, रेप हुआ है पता नहीं कितनी औरतों के, और कितने कन्वर्जन हुए हैं, फोर्सिबल कन्वर्जन हुए हैं। और ये सब फोकलोर में है, गांव के अंदर गाने हैं आरजू जी, जो फोक सॉन्ग्स हैं वो भी उन चीजों को यादें ताजा करते हैं। मेरे खुद के गांव में 3 पुराने मंदिर थे जो औरंगजेब के टाइम में उनको तोड़ दिया गया, मेरे खुद के गांव में। और हम लोगों के एक चीज होती है वंशावली, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखी जाती हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिकॉर्ड होता है। उसके अंदर एक 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 वाकया उस वंशावली में आता है कि कैसे औरंगजेब के टाइम में जो हिंदू जो जमींदार थे, किसान थे, वो एक लाइन में खड़े कर दिए जाते थे, और उनकी जो फार्म प्रोड्यूस थी वो उनके आगे होती थी और उनके पीछे होती थी। और जो कलेक्टर होता था, जो जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो सूबेदार होता था, वो घोड़े पे आता था, और हर एक हिंदू जमींदार को ये हुक्म था कि वो मुंह खोल के खड़ा होगा आ करके। और जो लगान होता था, अगर वो लगान से खुश नहीं होता, जो उसके पीछे जो उसकी जो लगान की जो ढेरी लगी थी उससे खुश नहीं होता था, तो वो जो मुसलमान जो सूबेदार होता था वो उसके मुंह में थूक देता था। और ऐसा होने से हिंदूज का जो पायस जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता था। और ऐसे भी बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, क्योंकि जिसके मुंह में एक मुसलमान ने थूक दिया फिर वो हिंदू नहीं होता। उसका कारण वो ये है कि वो मुसलमान लोग गाय वगैरह खाते। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं, और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। तो जब ये चीज है, और जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और हिंदुस्तान को तोड़ के वो बना है, तो एक अलग किस्म की एक दुश्मनी जो है वो जड़ पकड़ लेती है। तो ये कहना कि मुंबई हमले के बाद में ये सब चीज समाप्त हो गई है, सब शांत हो गई है, लोग हैप्पी हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डीप रूटेड डिस्ट्रस्ट है। और हमारे लोगों ने, जो चाहे वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो, जो बेचारे जो मुसलमान हैं, मैं उनको सलूट करूंगा, क्योंकि उनके ऊपर कितनी बीती होगी विचारों के ऊपर, कि तब जाके ये फारसी और ये तुर्की लोगों के जुल्मों सितम के चलते इनका धर्म परिवर्तन हुआ होगा। लोगों की लड़कियां उठा के ले जाते थे, ये कितनी स्टोरियां हैं ये। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। सॉरी, ये मैं आपको इस हिस्ट्री में चला गया। मेरे को दुख है कि आपके प्रोग्राम पे इस तरीके की बात शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं नहीं, क्योंकि कीजिए आपने ऐसा सर। पॉइंट छेड़ दिया तो मेरे को ये थोड़ा बोलना पड़ा। आई एम सॉरी। नहीं 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 सर, कोई कोई सॉरी की बात नहीं है। सॉरी तो उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने जाके इस तरह के मुंबई अटैक्स किए, जिन्होंने इतने लोगों की जान ली। सॉरी उनको होना चाहिए। सच बोल रहे हैं आप, सच बता रहे हैं, आपको किस बात का सॉरी। लेकिन फिर भी आई होप कि आइंदा इस तरह का कुछ ना हो, आपकी तरफ से भी इंटेलिजेंस फेलियर ना आए। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इनके ऊपर खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं इस तरह की चीज़ों में। लेकिन हाँ, इस तरह के जनूनी, इस तरह के लोग बिल्कुल मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो हर वक्त नारे लगाते रहते हैं और मजहब का नाम लेके और लोगों को मारते रहते हैं। वो लोग हैं, उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। उनसे सिर्फ बचने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन पे काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी Thank you. मोस्ट वेलकम मैम। Thank you. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Thank you, sir. Thank you. Thank you.